माय नेम द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज एक फीमेल है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, वो एंटी डिप्रेशन भी ले रही थी फिर भी नहीं ठीक हुआ और उसका सीरम सोडियम लेवल कम है, सीरम पोटाशियम लेवल ज़्यादा हुआ है, तो डायग्नोसिस में एडिसन्स डिजीज़ होगी। एडिसन डिजीज़ के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाता है, पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट को डिप्रेशन भी होता है, फीमेल्स के अंदर है। अब एक पेशेंट है जिसको हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, तो वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। जो हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है वो एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की वजह से भी हो जाती है। एक हेल्थी लुकिंग मेल था, उसका फ्लैट टी वेव्स आपको मिल रही हैं ईसीजी के ऊपर, तो हाइपोकेलीमिया की वजह से फ्लैट टी वेव्स आ सकती हैं। और एवी नोड जो होता है ना वो स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट होता है और पेशेंट जो डायग्नोज किया है टीबी के साथ, तो माइक्रोस्कोपिक फीचर कौन सा इसका स्पेसिफिक होता है, तो केशियस नेक्रोसिस हमें मिलती है टीबी के वाले पेशेंट्स के अंदर। ट्रिकोस्टमी के दौरान ब्लीडिंग बढ़ जाती है, एंटीरियर जगुलर वेन अगर डैमेज हो जाएगी। ट्रिकोस्टमी के दौरान ब्लीडिंग बढ़ जाती है अगर आपकी एंटीरियर जगुलर वेन डैमेज होगी। और ट्रिकोस्टमी के दौरान जो मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लीडिंग की वो इंफीरियर थायराइड वेन है। स्पाइनल कॉर्ड डेंटिकुलेट लिगामेंट से सस्पेंडेड होती है। अब एक 11 साल का बच्चा है, उसका 11 साल की बच्ची थी, उसका ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होगा, तो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर उसके लैटरल एपिकॉन्डाइल के अंदर लोकेटेड होगा। यहाँ पे निमोनिक भी बताया हुआ है कि जो आपका क्राइटोल इसका निमोनिक है कि कैपिटुलम के अंदर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। फिर आपका आर से आ जाता है रेडियल हेड के अंदर आपका 3 साल की उम्र के अंदर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। फिर आई से आता है इंटरनल एपिकॉन्डाइल जिसमें आपके 5 साल की उम्र में सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। फिर ट्रॉक्लिया टी से ट्रॉक्लिया आ जाता है और ट्रॉक्लिया के अंदर जो है वो ट्रॉक्लिया के अंदर आपके 7 साल की उम्र के अंदर 7 साल की उम्र के अंदर आपका सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होगा। उसके बाद ओलेग्रेनॉन के अंदर 9 साल की उम्र के अंदर और फिर 11 साल की उम्र में आपके लैटरल एपिकॉन्डाइल में सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। अब अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, पैथोलॉजिस्ट ट्रेनिंग कर रहा था, हम किस तरह से कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज ड्राई जिसे हम कहते हैं लाइफोलाइजेशन से हम कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। एडिनोमा एक बिनाइन ट्यूमर है। स्कैल्प की 4th लेयर जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है। स्कैल्प का निमोनिक है एस से स्किन, सबसे पहली लेयर। दूसरी लेयर होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी लेयर होती है ए से एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस होती है। एल से लूज इरेगुलर टिश्यू जो कि 4th लेयर होती है और लास्ट लेयर जो होती है डीपेस्ट लेयर दैट इज पेरियोस्टियम। अब जो ब्लड सप्लाई नहीं है स्कैल्प की, मैक्सिलरी आर्टरी आपके स्कैल्प को सप्लाई नहीं करती है। स्किन और एपोन्यूरोटिक लेयर के दरमियान में आपके डेंस कुटेनियस लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्कैल्प की वो प्राइमरीली उसकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर के अंदर होती हैं और जो न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं स्कैल्प के वो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो डीपेस्ट लेयर है स्कैल्प की वो इनमें से कोई भी नहीं है कि जो डीपेस्ट लेयर होती है वो पेरियोस्टियम होती है स्कैल्प की, ठीक है। उसके बाद आती है एडिनोलेक्टमी की को हम एडिनोलेक्टमी की वजह से क्या होता है, कॉजेज द प्रेफरेंस ऑफ टेस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एडिनोलेक्टमी की वजह से आपको क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का टेस्ट आता है, ठीक है। आपको प्रेफरेंस होती है NaCl के टेस्ट की एडिनोलेक्टमी जब होती है। अब एक मेल डॉक्टर था, मेल डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट आई है जो कि रिवीलिंग क्लॉथ्स के अंदर है, सेडक्टिवली उसकी हैबिट्स हैं, तो आपने क्या करना है फ़ौरन से कॉल कर लेना है नर्स को। अब एक मदर उसने RH पॉजिटिव बेबी को डिलीवर किया, डिलीवरी के बाद उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो गया, तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया फर्स्ट डिलीवरी के बाद। तो अब उसको क्या होगा, उसमें अंदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो जाएगा नेक्स्ट डिलीवरी के अंदर। अगर तो RH पॉजिटिव बेबी डिलीवर किया होगा मदर के अंदर, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाएगी फॉर द सब्सिक्वेंट डिलीवरी के लिए। इनाइनिक गैप के अंदर हम मेजर्ड एनाइंस और केटाइंस का डिफरेंस लेते हैं। मेजर्ड एनाइंस और मेजर्ड केटाइंस के डिफरेंस को हम एनाइनिक गैप कहते हैं। अब एक मदर है जिसका अगर तो मदर का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों के अंदर नहीं होगा, AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप बच्चों के अंदर नहीं होगा। ESR इंक्रीज करता है जब आपका एल्बुमिन डिक्रीज करेगा और ESR डिक्रीज कर जाता है जब आपका एल्बुमिन ज़्यादा हो जाता है। ESR का इन्वर्स रिलेशन है एल्बुमिन के साथ और डायरेक्ट रिलेशन होता है फाइब्रिनोजन और अल्फा ग्लोबुलिन के साथ। ESR ज़्यादा हो जाता है जब फाइब्रिनोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं या अल्फा ग्लोबुलिन के लेवल ज़्यादा होते हैं। जर्मिनल सेंटर्स आपके लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स में अवेलेबल होते हैं। लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक मेल है, उसको पेनफुल प्रोस्टेट है और जब आपने कल्चर कराया तो आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई है, तो HIV प्रोस्टेटाइटिस होगा। जो मोस्ट कॉमन कॉज है सेप्टिक मेनिंजाइटिस की वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। जो मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है वो ग्लूटाथायोन होता है, फिर सेकंड पे विटामिन E और लास्ट पे विटामिन C। जो मेन बल्क होता है हेयर की शाफ्ट का वो हेयर का कॉर्टेक्स बनाता है। हेयर शाफ्ट का जो मेन बल्क है वो हेयर कॉर्टेक्स बनाता है। अब एक 15 साल का बच्चा था, उसकी एपिटाइट ख़त्म हो गई है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसका येलो कलर का यूरिन आ रहा है उसको, और साथ उसकी जो आइज़ हैं वो भी स्क्लेरा भी येलो हो गया है। तो टेस्ट हम क्या करेंगे, बिलिरुबिन और ALT के लेवल्स कराते हैं। हाइपरट्रॉफी के अंदर आपका DNA कंटेंट ज़्यादा हो जाता है।
डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, अगर एक्यूट डायरिया होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, और अगर क्रॉनिक डायरिया होगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। मेडिकल एथिक्स में हम मॉरल ऑफ कंडक्ट ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, मॉरल ऑफ कंडक्ट ऑफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं कि मॉरल ऑफ कंडक्ट कैसा है डॉक्टर्स की प्रोफेशनल लाइफ में। मेडिकल एथिक्स में हम मॉरल एथिक्स जो होते हैं डॉक्टर प्रोफेशनल लाइफ के उसको पढ़ते हैं। जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होती है वो हार्ट की इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके जो प्री एग्जिस्टिंग मसल फाइबर्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ के ऊपर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड करती है आपके हार्ट की। अब एक 18 साल का बच्चा था, उसको पैलर है, लिम्फ नोड्स उसके एनलार्ज हो गए हैं, स्प्लीन भी एनलार्ज है, लिवर भी एनलार्ज हो गया। जब आपने पेरिफेरल पिक्चर कराई तो आपको 90% ब्लास्ट सेल्स नजर आ रहे हैं, तो कौन सा स्टेन हम यूज़ करेंगे? हम सूडान ब्लैक यूज़ करते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया सूडान ब्लैक पॉजिटिव होता है। एमीबॉइड लोकोमोशन जो होती है वो जर्म सेल्स को माइग्रेशन करने में हेल्प करती है। एमीबॉइड लोकोमोशन हमें WBCs के अंदर नजर आती है, और जो विप लाइक मोशन होती है वो हमें स्पर्म्स के अंदर नजर आती है। साइनोसिस डिऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होती है, एरिथ्रोपाइटिन जैक-स्टैट पाथवे के थ्रू काम करता है। एपिनेफ्रीन एड्रीनल मेडुला से रिलीज होती है और विजुअलाइजेशन कराती है बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर उसको थायराइड टॉक्सिकोसिस डेवलप हो गई तो उसको मेथिमाजोल लेंगे। एंटी थायराइड ड्रग्स में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर प्रोपाइल थायोयूरासिल देते हैं, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम मेथिमाजोल देते हैं। जो एंटी थायराइड होती हैं जो हम थायराइड स्टॉर्म के अंदर देंगे वो प्रोपाइल थायोयूरासिल होती है। थायराइड स्टॉर्म के अंदर भी आपने प्रोपाइल थायोयूरासिल देनी होती है। मेथिमाजोल प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और फीटस को भी ज़्यादा अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू प्रोपाइल थायोयूरासिल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो यूरिनरी ब्लैडर का होता है वो एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर का जो एपिथेलियम है वो एंडोडर्म और मेसोडर्म दोनों से डिराइव है, लेकिन जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्म से डिराइव्ड होता है। अब एक फीमेल है वो फॉरेन से आई है, उसके नोड्यूल्स डेवलप हो गए हैं साइड ऑफ द फेस के ऊपर, और जो आई विजन है उसका भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिक्रीज होती जा रही है। फार्मर जो उसके करीब के एरिया में रहता है रिवर बैंक के ऊपर, उसको भी ब्लाइंडनेस डेवलप हो गई है। रिवर एरिया के करीब एक फार्मर रहता है, उसको भी ब्लाइंडनेस डेवलप हो गई है, तो जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा वो होगा ओंकोसरका वॉल्वुलस। अब एक फीमेल है वो अफ्रीका से आई है, उसकी आइज स्वेल की गई हैं और आइज के अंदर आपको वर्म्स नजर आ रही हैं, तो ऑर्गेनिज्म होगा लोआ लोआ। का एक केस था जिसमें जो RBCs है उसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, 5.5 माइक्रोमीटर हो गया, और साथ आपको रेडनेस की भी थिन फिल्म नजर आ रही है पेरिफेरी के ऊपर। इसका मतलब है कि कलर भी उसका कम हो गया, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। सेंसरी सप्लाई जो आपकी सोल ऑफ द फुट की होती है वो पोस्टीरियर टिबियल नर्व से आती है, सोल ऑफ द फुट को पोस्टीरियर टिबियल नर्व सप्लाई करती है। पैथेडीन को मॉर्फिन पे इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका फास्ट एक्टिंग होती है पैथेडीन। अगर हेपेटाइटिस B वाला पेशेंट है और आपने मॉनिटर करना है उसको कि उसको लिवर फेलियर तो डेवलप नहीं हुआ, तो उसके लिए हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम को मेजर करते हैं। लेकिन जो वैसे बेस्ट मॉनिटर होता है, बेस्ट मार्कर होता है, तो वो क्या होगा? SGPT, ठीक है। लिवर फेलियर को चेक करने के लिए आप PT कराओगे, लेकिन वैसे अगर हेपेटाइटिस B को आपने मॉनिटर करना है तो फिर आप SGPT कराते हो। अब एक बंदा है वो डिमोलिशन फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था और उसको वेट लॉस डेवलप हो गया, साथ रात में उसको ठंडे पसीने आते हैं और हल्का फुल्का बुखार हो गया, तो उसको सिलिकोसिस होगी, क्योंकि डिमोलिशन फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको सिलिकोसिस डेवलप हो जाती है और डिजीज में उनको TB हो गई है। जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है थायरोग्लॉसल सिस्ट की, वो इंफ्राहियोइड अबव स्टर्नम होती है। इंफ्राहियोइड के अंदर आपकी थायरोग्लॉसल सिस्ट बन जाती है जो कि स्टर्नम से ऊपर होता है। कि उसको डिफिकल्ट लेबर हुई है एट होम के ऊपर, और साथ उसको परवेजाइनल ब्लीडिंग भी हो रही है, उसकी गम से ब्लीडिंग हो रही है पिछले 10 घंटों से, और जब आपने CBC कराया तो CBC पे हीमोग्लोबिन भी कम आया, उसका जो प्लेटेड काउंट है वो 30,000 से कम है। TLC काउंट उसका रेज हो गया, न्यूट्रोफिलिया आपको मिल रहा है, ब्लड फिल्म के ऊपर आपको बर्ड सेल्स नजर आ रहे हैं, PT और एपिडिटी दोनों प्रोलॉन्ग हो गए हैं, तो लाइकली कॉज क्या होगी? उसको डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोगुलेशन डेवलप हो गई है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद एक पेशेंट से यूरिन पास नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी S2 S3 S4 डैमेज हो गया है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाला पेशेंट था, आपने उसको इंजेक्शन देना है, तो लोकेशन ऑफ गैंग्लिया कहाँ पे होती है? ट्राइजेमिनल गैंग्लियन आपके मिडिल क्रेनियल फोसा के अंदर होता है। जो अल्जाइमर डिजीज है इसका रिलेशन होता है डाउन सिंड्रोम के साथ। अब एक अदरवाइज हेल्दी इन्फेंट था जो कि वेजाइनल डिलीवरी से उसकी बर्थ हुई थी, उसकी अब जो बाजू की राइट अपर लिम्ब की एब्नॉर्मल अपीयरेंस आ रही है कि उसकी आर्म हैंग कर रही है, प्रोनेटेड है और मिडली रोटेटेड है। इनमें से कौन सा मसल है जो स्टिल काम कर रहा होगा? तो ट्राइसेप्स स्टिल काम कर रहा होगा, क्योंकि इसमें अर्स पैल्सी डेवलप होगी कि अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस उसकी डैमेज हो गया है। जो फ्राइड लैंडर्स नमूनिया होता है वो क्लैप्शियला नमूनिया की वजह से डेवलप होता है। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज MCQs, जो हम 2016 के MCQs कर रहे थे। नेक्स्ट MCQ है कि एक पर्सन है उसको वो स्विमिंग कर रहा था, उसने मेंबरशिप ली है स्विमिंग की, और अब उसको ब्रेन एब्सेस डेवलप होगी, तो कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा? तो नाइग्लेरिया फाउलैरी। नाइग्लेरिया फाउलैरी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि स्विमिंग पूल्स के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर डेवलप हो जाता है और अल्टीमेटली ब्रेन एब्सेस करता है। पोटेंशियल डिफरेंस है तो वॉल ऑफ द स्टमक के अंदर जब आपका HCl सिक्रीट नहीं होगा और गैस्ट्रिक म्यूकोजा इंटैक्ट होती है। हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमें वॉल ऑफ स्टमक के अंदर तब हमें मिलता है जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सिक्रीट नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा इंटैक्ट होती है। प्रेशर जो एओटा के अंदर तो मैक्सिमम होता है स्लो इजेक्शन के अंदर। जब स्लोली इजेक्शन हो रही होती है तो एओटा के अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। जब आहिस्ता आहिस्ता इजेक्शन हो रही होती है स्लो इजेक्शन के अंदर एओटा के अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है
ए वेव आपकी जेवीपी के अंदर इंक्रीज हो जाती है जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होती है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर जेवीपी के अंदर ए वेव रेज्ड हो जाती है। ए वेव इंक्रीज हो जाती है जेवीपी में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर। एओर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है स्लो इंजेक्शन के टाइम पे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वॉल ऑफ द स्टमक का, वो तब होता है जब आपका एचसीएल सिक्रीट नहीं होगा लेकिन आपकी गैस्ट्रिक मुकोजा इंटैक्ट होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पांस है जो शॉक के अंदर पेशेंट का आता है वो सिंपैथो एड्रीनल रिस्पांस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पांस जो शॉक के अंदर एज अ होल होता है वो सिंपैथो एड्रीनल रिस्पांस होता है। जो 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता है लेफ्ट लंग के अंदर वो मीडियल बेसल होता है। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के अंदर जो 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है लेफ्ट लंग के अंदर वो मीडियल बेसल है। लेबिटेलोल अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों के ऊपर एक्ट करती है। इफेक्टिव वे जिससे हम हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे में क्या होता है कि आपकी जो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, कुटेनियस वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है जब इफेक्टिव हीट लॉस होता है। वे जिससे आप हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो दैट इज़ कुटेनियस वेजो कंस्ट्रिक्शन। फेट क्या होती है, प्रोटीन लॉस्ट की जो आपके टिश्यू फ्लूइड के अंदर होता है वो दोबारा लिम्फेटिक्स से वापस आ जाती है। टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो आपका प्रोटीन लॉस हो भी जाता है वो लिम्फेटिक्स के थ्रू वापस आप रिटर्न हो जाता है आपके ब्लड के अंदर। अब एक ग्रेविडा थी, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल थी। ग्रेविडा 2 है, जब सेकेंड बॉय डिलीवर किया उसने 32 वीक्स के ऊपर, जिसको हाइड्रॉप्स फेटालिस था। एक टायरिक फेज़ के अंदर है और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आपने की तो कौन सी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हुई है। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होगी अगर तो उसका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आपने की, और टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो होगी उसको कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होगी। इसके लिए अल्फा थैलेसीमिया का बताया हुआ है कि जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है अल्फा थैलेसीमिया के अंदर, कि फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल था लेकिन सेकंड बेबी के अंदर उसको हाइड्रॉप्स फेटालिस डेवलप हो गया, एक टाइप फेज है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की, तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर जो आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है अल्फा थैलेसीमिया के अंदर। अब जो माइक्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक फीचर है डीबी का वो केशियस नेक्रोसिस है। हाइड्रॉप्स फेटालिसिस RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फादर था। तो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जो हाइड्रॉप्स फेटालिस के अंदर होती है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ब्लड का जो मेजर बफर है वो बाइकार्बोनेट होता है। मेजर ब्लड बफर, एक्स्ट्रा सेलुलर मेजर बफर या इंटरस्टिशियम का मेजर बफर या प्लाज्मा का जो सबसे मेन बफर होता है वो बाइकार्बोनेट होता है। आरबीसीज का जो बफर होता है वो हीमोग्लोबिन होती है। जो मेजर इंट्रासेलुलर बफर है सेल्स के अंदर जो सबसे अच्छा बफर होता है वो प्रोटीन्स होती हैं। रीनल बफर जो मेजर है दैट इज़ फॉस्फेट, लेकिन जो एक्सक्लूसिव रीनल ट्यूबुलर बफर है जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है दैट इज़ अमोनिया। और जो यूरिनरी बफर है मेजर यूरिनरी बफर आपका अमोनिया माइन होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिवली जो मेजर यूरिनरी बफर है वो अमोनिया माइन है, और एक्सक्लूसिव रीनल ट्यूबुलर बफर जो होता है अमोनिया होता है, और वैसे मेजर बफर किडनी का फॉस्फेट है। और जो मेजर इंटरसेलुलर बफर है वो प्रोटीन्स होती हैं। आरबीसीज का जो मेजर बफर है हीमोग्लोबिन है। प्लाज्मा बफर जो है वो बाइकार्बोनेट है। मेजर बोन बफर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दोबारा से वही बताया हुआ कौन कौन से बफर्स होते हैं। अब जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है ना वो आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट्स के अंदर होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी डक्ट्स के अंदर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है, और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट्स में होता है। जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है उसमें क्या होता है कि ड्यूडेनम के अंदर विलाय नहीं होते हैं। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के जो ड्यूडेनम का जो एपिथेलियम होता है उसमें विलाय नहीं होते हैं। राइट किडनी एंटीरियरली रिलेटेड होती है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ भी और लिवर के साथ भी। जो राइट किडनी का हाइलम है ना वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के साथ रिलेटेड होता है, और जो राइट किडनी होती है वो लिवर के साथ रिलेटेड होती है। जो कैल्सिटोनिन ट्यूमर ऑफ ओरिजिन होता है वो थायराइड से राइज करता है। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड से कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन एंजाइम होती है। अब एक 22 ईयर ओल्ड सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी, उसका एकदम से रेड फेस हो गया जब एग्जामिनर ने उससे क्वेश्चन पूछा ड्यूरिंग लेक्चर, तो ये कौन सा वैस्कुलर रिएक्शन हुआ, उसको एक्यूट हाइपरीमिया डेवलप हुआ है। अब 9 मंथ ओल्ड गर्ल थी, इसको वैक्सीनेट किया आपने 2 हफ्ते पहले, और अब उसको पूरी बॉडी के ऊपर रैश डेवलप हो गया, उसको फीवर डेवलप हो गया। हीमोग्लोबिन उसका 13 है। WBC इसके 6,000 इंटू 6 इंटू 10,000 है, मतलब इसके 6,000 WBCs हैं, और डिक्रीज प्लेटलेट हैं। प्लेटलेट उसके कम हो गए और पेरिफेरल के ऊपर आपको लार्ज प्लेटलेट नजर आ रहे हैं। एक तो प्लेटलेट काउंट कम हो गया और दूसरा प्लेटलेट्स का साइज बढ़ गया है, और साथ उसकी बॉडी के ऊपर रैश डेवलप हो गया और उसको बुखार हो गया, तो ये ITP का सिनेरियो है। बेसिकली ये होता है अगर वैक्सीनेशन के बाद आपके प्लेटलेट काउंट लो हो जाए और आपको जॉइंट प्लेटलेट्स या लार्ज प्लेटलेट्स मिलें तो इसका मतलब है कि ITP डेवलप हुई है। और अगर एक नॉर्मल साइज़ के प्लेटलेट्स आपको मिल रहे हैं या थोड़ा बहुत लो काउंट हुआ है प्लेटलेट का और साइज़ प्लेटलेट का जो है वो बढ़ा हुआ ही है जॉइंट प्लेटलेट्स हैं, तो बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम होगा, क्योंकि इसमें वैक्सीनेशन की हिस्ट्री थी तो ITP होगा। अब एक फीमेल है, पोस्टमार्टम उसका हेमरेज डेवलप हुआ ट्विंस की डिलीवरी के बाद, और वो लैक्टेट नहीं कर पा रही है, हालांकि वो करना चाहती है लैक्टेट,
और 6 मंथ से वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है डिलीवरी के बाद से। तो क्या प्रॉब्लम उसको ये, उसको शीहान सिंड्रोम डेवलप हो गया है। ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से डेवलप हो जाता है। पेशेंट को अगर एक्सोप्थेलेमोस है, उसका वेट लॉस हो रहा है, साथ उसको डायरिया हो रहा है, उसका सीरम आयोडीन लेवल भी लो है, सीरम आयोडीन लेवल लो है, उसको डायरिया है, वेट लॉस है, एक्सोप्थेलेमोस है, तो लो डाइटरी इंटेक होगी इसकी आयोडीन की। न्यू बॉर्न है, उसके 3 आवर्स में ही उसको जॉन्डिस डेवलप हो गया। तो कौन सी टाइप का बिलिरुबिन ज़्यादा होता है न्यू बॉर्न के अंदर? न्यू बॉर्न के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है। डेरिवेटिव है न्यूरोकेट सेल्स का मेलानोसाइट्स और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, दोनों ही न्यूरोकेट सेल्स के डेरिवेटिव होती हैं, लेकिन मेलानोसाइट्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है न्यूरोकेट सेल्स के डेरिवेटिव्स में। स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसकी रिपेयर जो होती है वो ग्लायल सेल्स से होती है। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक बच्चा है, उसको डायग्नोज हुआ है कि उसकी ब्लू सेल ट्यूमर है और साथ जीन एम्प्लीफिकेशन आपको मिल रही है और कैटेकोलोमीन्स के लेवल ज़्यादा हुए हैं। तो जो ये न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर होता है, न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर एक तो ब्लू सेल ट्यूमर होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन होती है और कैटेकोलोमीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। कैटेकोलोमीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे के अंदर और जीन एम्प्लीफिकेशन होगी और ब्लू सेल ट्यूमर होता है न्यूरोब्लास्टोमा। अब एक 3 साल की बच्ची आई है इमरजेंसी रूम के अंदर, उसके पेरेंट ने कहा कि उसके पेट में एक मैस आपको मिल रहा है, ठीक है। जब उसको नहलाने लगे तो पेट में मैस था, एसिम्टोमेटिक है, लेकिन बस वो जो मैस जो है ना वो इरेगुलर सा है, फर्म है और वो मिड लाइन को भी क्रॉस कर रहा है। और विल्म्स ट्यूमर का रूल आउट किया और 1 हफ्ते के बाद जब बायोप्सी आई तो मैस में पता चला कि रोजेट फॉर्मेशन हुई है हिस्टोलॉजी के ऊपर और आपको स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स नजर आ रहे हैं। तो डायग्नोसिस क्या होगी? न्यूरोब्लास्टोमा। हमने पहले पढ़ा था जो ब्लू सेल ट्यूमर होता है वो न्यूरोब्लास्टोमा होता है। तो जो आपको स्मॉल ब्लू सेल्स नजर आते हैं वो न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर नजर आते हैं। ये मिड लाइन को क्रॉस भी कर सकता है और आपको रोजेट फॉर्मेशन नजर आई है हिस्टोलॉजी के ऊपर। एक तो रोजेट फॉर्मेशन होती है और साथ में ब्लू सेल्स नजर आते हैं न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर। जो नेफ्रोब्लास्टोमा होता है वो कभी भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता है और वो स्मूथ होता है, लेकिन जो न्यूरोब्लास्टोमा है वो इरेगुलर है, फिर्म है, एसिम्टोमेटिक था, लेकिन उसमें आपको हिस्टोलॉजी के ऊपर रोजेट नजर आई हैं और साथ आपको ब्लू सेल्स नजर आए हैं। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं गोनाड्स के अंदर सेक्स कॉर्ड में 6 वीक के अंदर, ठीक है। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो गोनाड्स के अंदर चले जाते हैं 6 वीक के अंदर, ठीक है। 6 वीक के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स गोनाड्स में चले जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 350 है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है वो 350 है। क्लारा सेल्स हमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर नजर आते हैं। इसका निमोनिक है कि सी से क्लारा एंड टी से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो जो क्लारा सेल्स है वो हमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर नजर आते हैं। अब सीएनएस ट्यूमर जो कि रेडिएशन से होता है दैट इज मेनिंजियोमा। मेनिंजियोमा एक ऐसा ट्यूमर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो कि रेडिएशंस की वजह से हो जाता है। एक्टोपिक थायराइड हार्मोन आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से प्रोड्यूस होता है। जो एक्टोपिक थायराइड हार्मोन है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से भी प्रोड्यूस होता है और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंक्स से भी प्रोड्यूस होता है और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्रोंकाई से भी प्रोड्यूस होता है। जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है वो एक्टोपिक थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं लंग का, लेरिंग्स का और ब्रोंकाई का। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि एक यंग मैन था, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है, सेमी कॉन्शियस स्टेट के अंदर था। उसके बाद वो कॉन्शियस हो गया और उसको आपने डिस्चार्ज कर दिया अगले दिन फिर उसके बाद वो प्रेजेंट किया कि उसको ब्लाइंडनेस डेवलप हो गई है और हॉस्पिटल के अंदर मिथाइल अल्कोहल ऐसे भी अवेलेबल नहीं है। तो कौन सी चीज़ है जिससे हम असेस कर सकते हैं इसकी कंडीशन को? तो हम प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी को चेक करेंगे। जिन लोगों ने मैथनॉल की इंजेक्शन की हुई होती है उनकी सीरम ऑस्मोलैलिटी या प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो इसके हम प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कराएंगे। अब एक पेशेंट आया, उसको बुखार है, उसके न्यूट्रोफिल्स काउंट कम हो गया है और जब आपने ब्लड कल्चर कराया तो सुडोमोनास एरिजिनोसा पॉजिटिव था। कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसको बुखार हो रहा है और न्यूट्रोफिल्स काउंट कम हो रहा है? तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर की वजह से उसको फीवर हो गया और न्यूट्रोपीनिया डेवलप हो गया। उसके बाद जो ट्रू हर्मेफ्रोडाइट होता है उसका जो जीनोटाइप होता है वो 46XS होता है। ट्रू हर्मेफ्रोडाइट एक ऐसी रेयर कॉज होती है इंटरसेक्सुअलिटी की जिसके अंदर ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू दोनों ही एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टर्नर सिंड्रोम की कैरियोटाइप में 45XO आता है। एक पेशेंट है, उसने मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराई और उसके बाद उसका जो ग्लूकोज लेवल था वो बढ़ गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ग्लूकोज लेवल बढ़ गया और साथ उसके लिवर की सिरोसिस हो गई है और उसकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब है इसको हीमोक्रोमेटोसिस डेवलप हो गई है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, लिवर की सिरोसिस हो जाना और स्किन की पिगमेंटेशन हो जाना हीमोक्रोमेटोसिस में होता है। एसिड नोकार्डिया आपका एसिड फास्ट बैसिलस होता है। पाम्स और सोल के अंदर स्ट्रैटम ल्यूसिडम होती है। पाम्स और सोल्स के अंदर स्ट्रैटम ल्यूसिडम होती है। सेल वॉल की एब्सेंस, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। जो टर्मिनल शुगर चेन्स होती हैं, जो टर्मिनल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें आरबीसीज के ऊपर नजर आते हैं, ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं ब्लड ग्रुप को आरबीसीज के ऊपर। जो टर्मिनल शुगर मॉलिक्यूल्स है, शुगर चेन्स जो आरबीसीज के ऊपर होती हैं वो ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करती हैं। अंडरकुक मीट खाने की वजह से आपके ब्रेन के अंदर सिस्ट डेवलप हो जाती हैं टीनिया सोलियम की वजह से। अगर आपका मीट प्रॉपर्ली कुक नहीं होगा तो ब्रेन के अंदर सिस्ट डेवलप हो सकती है टीनिया सोलियम की वजह से। ट्रेपनोमा पैलिडम आपका एक मोटाइल ऑर्गेनिज्म है।
पिनवर्म की ट्रांसमिशन जो होती है वो जो फूड कंटेमिनेटेड होगी एग्स के साथ, अगर तो फूड कंटेमिनेटेड है एग्स से तो टीनिया सोलियम की ट्रांसमिशन हो सकती है। इसे हमने लार्वा ट्रोफोसाइट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। टीनिया पिनवर्म की जो बेसिकली ट्रांसमिशन होती है वो कंटेमिनेटेड फूड खाने से होती है जिसमें एग्स से कंटेमिनेटेड होगी। सेकेंडली क्या होगा कि कौन सी ऐसी इन्फेक्शन है जो कि अनपास्चराइज मिल्क से ट्रांसफर होती है, दैट इज ब्रूसेला की इन्फेक्शन अनपास्चराइज मिल्क से ट्रांसफर हो जाती है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट में आपका क्लैमीडिया आता है और जो रिकेट्सिया होता है वो भी आपका ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको होस्ट के डीएनए चाहिए होता है, होस्ट डीएनए डिपेंडेंट होते हैं। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आपका क्लॉस्ट्रीडियम होता है। लाइपोफिशन आपके हार्ट और लिवर के अंदर में हमें मिलता है। मेनिंजाइटिस न्यूबॉर्न्स के अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है और सेकंड पे इकोलाई की वजह से। बैक्टीरिया जो कि लीथल डायरिया करता है दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जो होता है वो उसकी वजह से आपको लीथल डायरिया हो जाता है कि पेशेंट की डायरिया की वजह से डेथ हो जाती है। अगर आपको 3 चीज़ें मिले, एक तो ये आपको ट्रायड मिले कि स्प्लीनोमेगैली है, साथ साइनस ब्रेडिकार्डिया है और न्यूट्रोपीनिया है। न्यूट्रोफिल्स काउंट कम हो गए हैं, हार्ट रेट भी उसका स्लो हो गया है और स्प्लीनोमेगैली है तो टाइफाइड फीवर होगा। एंड का आपने स्टडी की ग्लैंड की और आपको उसमें म्यूसिनस एसिनाई जो है बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं और सीरस एसिनाई कम नजर आ रही हैं, तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड होगा। सबलिंगुअल ग्लैंड के अंदर म्यूसिनस एसिनाई ज़्यादा होते हैं और सीरस एसिनाई कम होते हैं। सोल्यूशन आपने लिया है जिससे आप एंडोस्कोप्स को डिसइंफेक्ट करते हो, दैट इज 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। 2% ग्लूटाराल्डिहाइड से हम एंडोस्कोप्स को डिसइंफेक्ट करते हैं। एक फीमेल है, उसने सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया और इम्प्लांट को उसने रिमूव करवा दिया और उसके फिर ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो जब आप डिस्चार्ज की एग्जामिनेशन करोगे तो जो हमें टाइप ऑफ सेल्स नजर आएंगे उसमें जॉइंट सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे और प्लाज्मा सेल्स होंगे। जॉइंट सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स हमें नजर आएंगे अगर उसने ब्रेस्ट इम्प्लांट को रिमूव कराया होगा डिस्चार्ज होने की वजह से। तो डिस्चार्ज में हमें ये 3 सेल्स नजर आएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीटमेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो एस्ट्रोजन देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में हम एस्ट्रोजन देते हैं। एक फीमेल है, उसको बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी। कौन से टेस्ट हम यूजुअली परफॉर्म नहीं करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट हम नहीं करते हैं उन फीमेल्स के अंदर जिनको बायलैटरल पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं। बाकी ये LH ज़्यादा होता है, उनके एफएसएच से टेस्टोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। टी सेल्स हमें लिम्फ नोड्स के पैराकॉर्टेक्स के अंदर या फिर डीप पैराकॉर्टेक्स के अंदर हमें टी सेल्स नजर आते हैं और जो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। अब एक ओल्ड मैन था, उसको फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स नजर आ रहे हैं डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ट्रंक के ऊपर, तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की इन्फेक्शन होगी। और जो वेजिकल्स अगर आपको जेनेटेलिया के ऊपर नजर आएंगे तो ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 की वजह से आपको जेनेटेलिया के ऊपर वेजिकल्स नजर आते हैं। कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ऊपर अगर स्पोर्स होंगे या बैक्टीरिया होंगे हम स्टेरिलाइज करते हैं? तो ऑटोक्लेविंग से हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करते हैं जिनके अंदर स्पोर्स या बैक्टीरिया होते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट आपकी जो एंटीबॉडी के ऊपर होती है वो वेरिएबल पार्ट होते हैं लाइट चेन का और हैवी चेन का, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी के ऊपर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, वहाँ पे क्या होगा कि लाइट चेन और हैवी चेन का वेरिएबल पार्ट होता है जहाँ पे आपका एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी। ऑर्गेनिज्म जो कि मैक्रोफेजेस के अंदर होते हैं वो हिस्टोप्लाज्मा होता है। हिस्टोप्लाज्मा आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो चीफ सेल से प्रोड्यूस होता है। अब एक स्मोकर था, उसका आपने जब बायोप्सी कराई लंग की तो आपको पैची डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है कि कहीं कहीं स्क्वामस एपिथेलियम है और दरमियान में आपको कॉलमन एपिथेलियम नजर आ रहा है। तो ये मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है कि एक एपिथेलियम डिफरेंट दूसरी टाइप के एपिथेलियम के अंदर चेंज हो गया है। प्लेजिया होता है वो पोरली डिफरेंशिएटेड होता है। डी जियॉर्ड सिंड्रोम के अंदर टी सेल्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया रब्रा वेरा के अंदर एरिथ्रोपोइटिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन किडनी के अंदर होती है। 2 हाइपरटेंसिव पेशेंट थे, एक को आपने सर्जिकली करेक्ट किया, एक आपने एंटी हाइपरटेंसिव से करेक्ट किया। तो जो मेडिकली ट्रीटेड पेशेंट होगा उसमें हाइपरकैलीमिया हो सकता है। SLE के लिए सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक डीएनए एंटीबॉडीज होती हैं। एमेलोइडोसिस की लाइट चेन फीचर है सिस्टेमिक एमेलोइडोसिस में, ठीक है। सिस्टेमिक एमेलोइडोसिस के अंदर हमें एमेलोइडोसिस में लाइट चेन हमें मिलती है। तो लाइट चेन जो होती है वो फीचर होती है सिस्टेमिक एमेलोइडोसिस की। टी सेल लिम्फोमा वायरस की वजह से होता है। ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस होता है जो कि टी सेल लिम्फोमा करता है। जो टी सेल्स का लिम्फोमा है वो वायरस की वजह से होता है, दैट इज HTLV वायरस। लाइटिक बोन लियन हमें मल्टीपल माइलोमा के अंदर नजर आते हैं। अब एक सिनेरियो दिया हुआ था जिसमें पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रही हैं, साथ उसका रीनल साइंस भी है, उसको जॉन्डिस भी हुआ हुआ है और शिस्टियोसाइट्स मिल रहे हैं, तो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होगा। एक न्यू बॉर्न बेबी था, उसको हाइड्रॉप्स विटालिस है, एनएसोसाइटोसिस है, पोइकिलोसाइटोसिस और उसकी डेथ हो गई। तो अल्फा थैलेसीमिया की वजह से उसकी डेथ हो गई है। जो मोस्ट कॉमन टाइप है हॉजकिन लिम्फोमा की वो नोड्यूलर सेक्लेरोजिंग है। नोड्यूलर सेक्लेरोजिंग मोस्ट कॉमन टाइप है हॉजकिन लिम्फोमा की। अब एक 20 वीक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका आपने 2 कंजेक्टिव उसके OGTT टेस्ट कराए। 1 घंटे के बाद कराया, उसका 5 मिलीमोल आया। जब आपने 2 घंटे के बाद कराया तो 10.2 मिलीमोल उसकी ग्लूकोज लेवल आया। 3 आवर्स के बाद उसका 8 मिलीमोल था और 4 घंटे के बाद उसका डिक्रीज हो गया और 5 घंटों के बाद और डिक्रीज हो गया। तो डायरेक्टली डायग्नोसिस क्या होगी? उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, क्योंकि 2 आवर्स के बाद उसका जो ग्लूकोज का OGTT है वो 10.2 मिलीमोल आ रहा है।
एक 9 साल की बच्ची थी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। जब आपने ऑस्कल्टेट किया तो चेस्ट उसकी बिल्कुल क्लियर थी, कोई मरमर नहीं मिला, कोई गैलॉप आपको नहीं मिला। चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिली और 1 सेंटीमीटर का नोड्यूल नजर आया राइट मिडल लोब के अंदर, और कोई इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं थी, कोई मैस भी नहीं था। जब आपने स्पूटम ब्लड कल्चर कराया तो वो भी नेगेटिव थे। तो ये कार्सिनोइड ट्यूमर हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है। मोस्ट कॉमन आपका कार्सिनोइड ट्यूमर अपेंडिक्स के अंदर राइज करता है, और जो मोस्ट कॉमनली होता है वो कार्सिनोइड ट्यूमर जो होता है ना वो टर्मिनल इलियम के अंदर राइज करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपके अपेंडिक्स के अंदर होगा, और मोस्ट कॉमनली अक्कर क्यों होता है, क्योंकि जो कार्सिनोइड ट्यूमर आपका टर्मिनल इलियम के अंदर होता है, जो अपेंडिक्स का कार्सिनोइड ट्यूमर होता है ना वो मेटास्टेसाइज नहीं करता है और वो कार्सिनोइड सिंड्रोम के तौर पर प्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन जो आपकी टर्मिनल इलियम का कार्सिनोइड ट्यूमर होता है वो मेटास्टेसाइज करता है और कार्सिनोइड सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करता है। जॉइंट सेल ट्यूमर आपकी एपिफिसिस को अफेक्ट करता है। इंटरफेरोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये आरएनए और डीएनए, इंटरफेरोन्स आपके आरएनए और डीएनए दोनों की रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती हैं। वुमेन प्रेजेंट की है पोस्टपार्टम हेमरेज के साथ, उसका ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हुआ था, पीटी ज़्यादा था, एपीटीटी ज़्यादा था, तो उसकी डीआईसी उसको डेवलप होगी। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम एफडीपी फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे। अब एक पेशेंट एमरजेंसी के अंदर आया, उसको एम्ब्लाइकल एरिया के ऊपर सीवियर पेन हो रहा है, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई तो आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस डायग्नोज हुआ। एक्यूट अपेंडिसाइटिस की वजह से जो आपको पेन होता है वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रेडिकाइनिन की वजह से होता है। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर जो डिस्ट्रॉफिन जीन होता है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होती है, वो एब्सेंट होती है या फिर डेफिशिएंट होती है। अब एक पेशेंट है पोस्टपार्टम हेमरेज के साथ आया है, वो लैक्टेट नहीं कर पा रही है, तो और हमें क्या चीज़ मिलेगी हमें, तो इसके अंदर हमें हाइपोथायरॉइडिज्म भी मिलता है पीपीएच वाली पेशेंट के अंदर जो कि लैक्टेट नहीं कर पाती हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है यूटीआई की, वो इकोलाई है। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर कौन सा स्टेन होता है जिससे हम सेल्स को विजुलाइज कर सकते हैं, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज को हम यूज़ करते हैं सीएमएल वाले पेशेंट्स के अंदर सेल्स को विजुलाइज करने के लिए। आरबीसीज की ब्रेकडाउन और लाइसिस स्प्लीन के अंदर होती है। अब एक सिनेरियो दिया हुआ था जिसमें उसकी पीएच कम हो गई है, इसका मतलब है कि एसिडोसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड उसका नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट कम हुआ है, तो प्रेजेंट क्या होगा, उसकी यूरिन जो है ना वो डिक्रीज एसिड हो जाएगा, उसका यूरिन के अंदर एसिड डिक्रीज हो जाएगा। सिनेरियो दिया हुआ था कि उसका सीरम कैल्शियम कम है, उसका फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हुआ है और पीटीएच ज़्यादा है। तो अगर आपका कैल्शियम कम हो और फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हो और पैराथायराइड हार्मोन भी ज़्यादा हो तो इसका मतलब है क्रॉनिक रीनल फेलर हुआ है।